हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो जो भी मेरे साथी सीईटी की तैयारी करे, सीईटी चाहे 12वीं लेवल की हो या फिर आपकी ग्रेजुएशन लेवल की हो, ये क्लास आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरा देखना है। और आज की इस क्लास में अपन एक क्लास में पूरी साइंस क्लास करने वाले, तो साथियों क्लास को जरूर पूरा देखें और कमेंट कीजिए कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए साथियों हमारे चैनल को। पहला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, एक पदार्थ दो छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो विक्रिया होगी। बनेंगे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एक पदार्थ दो छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो कौन सी विक्रिया होगी? तो ये होगी साथियों अपघटनीय। कौन सी? अपघटनीय विक्रिया होगी। जो भी साथी ये कमेंट करे बहुत ही बढ़िया, साथ साथ में कमेंट करना है कौन सा आपका सही होता है कौन सा गलत होता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं साथियों। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास को साथियों पूरा ध्यानपूर्वक देखना है और साइंस का जो भी आपका डर है पूरा खत्म हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ कहलाते हैं। बनेंगे साथियों इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं साथियों? ये कहलाते साथियों अपचायक। कौन से? अपचायक। जो भी साथी सी बता रहे बहुत ही बढ़िया। इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अपचायक। याद रखना दोस्तों, एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, दोनों दिशाओं से होने वाली विक्रियाएं। बनेंगे साथियों कौन सी विक्रिया दोनों दिशाओं से होती है? ऑक्सीकरण, अपचयन, अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय। तो साथियों जो उत्क्रमणीय होती है वो साथियों दोनों दिशाओं से होने वाली विक्रिया है। जो भी साथी डी बता रहे बहुत ही बढ़िया, डी कमेंट करने वाले साथियों वेरी गुड, बहुत ही शानदार है क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन देखिए, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? बनेंगे दोस्तों निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा? परिवर्तन के बारे में साथियों बार बार एग्जाम में सवाल आते हैं। तो देखिए, कागज का फटना बिल्कुल भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, पेड़ का कटना भी भौतिक परिवर्तन है। जल का बर्फ बनना भी भौतिक परिवर्तन है। यानी साथियों डी के सभी विकल्प क्या है? बिल्कुल राइट है। यहाँ पर डी बताने वाले मेरे सभी साथी राइट है। याद रखना साथियों भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हो जाएंगे ये। बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। बनेंगे दोस्तों कौन से परिवर्तन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं? तो साथियों जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो साथियों हमेशा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। जो भी साथी बी बता रहे बहुत ही बढ़िया, बी कमेंट करने वाले सभी अभ्यर्थी राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। एक क्वेश्चन सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा प्रश्न देखिए अभ्यर्थियों, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले होते हैं। बनेंगे दोस्तों अभिक्रिया के वेग को कौन बढ़ाते हैं? उत्प्रेरक, ऑक्सीकरण, अपचायक या साथियों कोई नहीं? सभी साथी कमेंट करेंगे साथियों अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले कौन होते हैं साथियों? तो ये होते हैं साथियों उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या करते हैं साथियों? अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं। ये बताने वाले मेरे सभी साथी राइट है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। एंजाइम होते हैं। बनेंगे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंजाइम होते हैं देखिए, ऋणात्मक उत्प्रेरक, धनात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक या साथियों जैव उत्प्रेरक। सभी साथी कमेंट कीजिए साथियों एंजाइम कैसे होते हैं? साथियों एंजाइम हमेशा कैसे होते हैं साथियों? जैव उत्प्रेरक होते हैं। कैसे? जैव उत्प्रेरक होते हैं। जो भी साथी डी बता रहे बहुत ही बढ़िया, डी कमेंट करने वाले सभी अभ्यर्थी राइट है। चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्लास से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्लास को पूरा देख लो फिर साथियों आपको साइंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इन प्रश्नों को साथियों रट लो एक बार। देखिए आठवां ऑप्शन आपके सामने, एक धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। बताएंगे साथियों वह धातु कौन सी है साथियों जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में प्राप्त होती है? ठीक है साथियों, स्केडियम, पारा, ब्रोमीन या साथियों क्लोरीन। सभी साथी कमेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये धातु आपकी हो जाएगी साथियों पारा। पारा साथियों क्या है साथियों? पारा वह धातु है जो कमरे के साथियों ताप पर द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। जो भी साथी बी बता रहे वेरी गुड दोस्तों। साथियों साइंस के ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है। बनेंगे साथियों द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी हो जाएगी साथियों? जो ब्रोमीन होती है वो साथियों क्या है? वो साथियों द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु है। जो भी साथी बी बता रहे बहुत ही बढ़िया, जल्दी से कमेंट करना साथियों। ज्यादा क्लास को लंबी नहीं खींचूंगा और कम समय में ज्यादा प्रश्न कराने की कोशिश रहेगी मेरी। 10वां क्वेश्चन देखिए साथियों, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? बनेंगे साथियों क्लोरीन गैस का उपयोग साथियों निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर या साथियों धोने का सोडा। सभी साथी कमेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों इसका राइट हो जाएगा साथियों ब्लीचिंग पाउडर। साथियों क्लोरीन गैस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण के लिए किया जाता है। जो भी साथी सी बता रहे वेरी गुड दोस्तों, सी बताने वाले सभी अभ्यर्थी राइट है। चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। बहुत ही शानदार आप सभी कमेंट आ रहे हैं। देखिए, निम्न में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में से कौन सी धातु को चाकू से हम काट सकते हैं? सोडियम को, तांबे को, लोहे को, एल्यूमिनियम को? जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों। यहाँ पर भी तो सोडियम धातु होते हैं उसको अपन चाकू से काट सकते हैं। जो भी साथी ये बता रहे बहुत ही बढ़िया, सोडियम बिल्कुल राइट है साथियों। सोडियम धातु को अपन चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? साथियों क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बन गया है कि शुद्ध सोने का कितना कैरेट का होता है? 22 का, 24 का, 38 या 23? जल्दी से कमेंट कीजिए। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है साथियों? बिल्कुल राइट है, बहुत ही बढ़िया, 24 कैरेट का। कितना? 24 कैरेट साथियों क्या होता है? शुद्ध सोना होता है। जो भी साथी बी बता रहे बहुत ही बढ़िया, 24 बताने वाले मेरे सभी साथी राइट है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, इसलिए क्लास को ध्यानपूर्वक पूरा देखना है। देखिए, कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? बनेंगे साथियों कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र पूछा साथियों। रासायनिक सूत्र साथियों हर बार एग्जाम में आता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो साथियों कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा साथियों CaCl2। क्या साथियों? CaCl2। जो भी साथी ये बता रहे बहुत ही बढ़िया,
अगला प्रश्न है कि साथियों चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर चूने का पानी होता है। बनेंगे साथियों, अगर अपन चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को डाल देते हैं तो साथियों चूने के पानी का कलर कैसा हो जाएगा? चांदी के कलर हो जाएगा, चमकीला कलर हो जाएगा, दूधिया कलर हो जाएगा, या साथियों सुनहरा पीला कलर होगा। सभी साथी कमेंट कीजिए। अगर चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित कर देते हैं तो साथियों चूने का पानी कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। कैसा? दूधिया रंग हो जाएगा। जो भी साथी सी बता रहे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन साथियों। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलते 15 क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन आपके सामने। नीला तोता क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों, बार बार एग्जाम आता है, नीला तोता क्या है? अब यार तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा और सारे के सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस से अंदर से, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं है। और पेपर में साथियों यही प्रश्न आएंगे। बताएंगे साथियों नीला तोता क्या है? कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों। बहुत ही बढ़िया अभ्यर्थियों। नीला तोता किसे कहते हैं साथियों? कॉपर सल्फेट को कहते हैं। जो भी साथी डी बता रहे बहुत ही बढ़िया। नीला तोता क्या है? कॉपर सल्फेट है। चलिए अगला देखिए अभ्यर्थियों, खाने के सोडे का नाम है। बनेंगे साथियों खाने का सोडे का नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सभी साथी कमेंट कीजिए। खाने का सोडे का नाम क्या हो जाएगा साथियों? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या साथियों? सोडियम बाइकार्बोनेट। जो भी साथी बी बता रहे बहुत ही बढ़िया। बी बताने वाले सभी अभ्यर्थी राइट साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में साथियों। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कार्बन का अपरूप जो दृढ़ त्रिविम संरचना में होता है। बनेंगे साथियों कार्बन का कौन सा अपरूप जो साथियों दृढ़ त्रिविम संरचना में होता है? काजल, ग्रेफाइट, हीरा, फुलरीन। तो साथियों जो हीरा होता है वो साथियों कार्बन का अपरूप दृढ़ त्रिविम संरचना है। तो यहाँ पर जो भी साथी सी बता रहे बहुत ही बढ़िया। सी बताने वाले सभी अभ्यर्थी राइट है साथियों। हीरा बिल्कुल राइट है। जो भी साथी सी कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? बनेंगे साथियों निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप नहीं है? हीरा, ब्रेजिन, ग्रेफाइट, फुलराइन। सभी साथी कमेंट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये क्वेश्चन सभी को आना चाहिए। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही कमेंट करें। बी बता रहे वेरी गुड साथियों। जो साथियों ब्रेजिन होता है वो साथियों कार्बन का अपरूप नहीं होता है। जो भी साथी बी बता रहे वेरी गुड। बाकी वालों को साथियों इनको याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही शानदार आप सभी का। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। बताएंगे दोस्तों प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? देखिए एथन, ब्यूटेन, प्रोपेन, मेथेन। सभी दोस्त कमेंट करेंगे प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक हो जाएगा साथियों मेथेन। जो भी साथी डी बता रहे वेरी गुड दोस्तों। अगर आप भी सीईटी के साइंस को लेकर घबराए हुए साथियों तो आज से आपका डर खत्म है साथियों। लोड मत लीजिए, ये क्लास आपकी ध्यानपूर्वक देख लीजिए पूरी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न पदार्थों में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? बनेंगे साथियों निम्न पदार्थों में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, तांबा, चांदी। सभी सारे कमेंट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों जो हीरा होता है वो साथियों विद्युत का चालक नहीं होता है। जो भी साथी ये बता रहे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। चालक और कुचालक हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखिए, मास्ट गैस है। सभी साथी कमेंट कीजिए साथियों मास्ट गैस कैसी है? एथेन, प्रोपेन, मेथेन, ब्यूटेन। सभी सारे कमेंट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। 21 में क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी बता रहे वेरी गुड। मेथेन हो जाएगी साथियों। जो भी कमेंट सी करे वेरी गुड। सी बताने वाले सभी अभ्यर्थी राइट है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे देखो साथियों कैसे कैसे मोस्ट क्वेश्चन आते हैं। सर्वाधिक सामान्य रूप से काम आने वाला अर्धचालक पदार्थ है। बनेंगे साथियों सर्वाधिक सामान्य रूप से काम आने वाला अर्धचालक पदार्थ कौन सा हो जाएगा? सिलिकॉन, कार्बन, सर्पल या साथियों जर्मनियम। सभी सारे कमेंट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो यहाँ पर साथियों बता रहा हूँ जो साथियों सिलिकॉन होता है वो साथियों सर्वाधिक सामान्य रूप से काम आने वाला साथियों अर्धचालक है। जो भी साथी ये कमेंट करे बहुत ही बढ़िया, ये बताने वाले सभी अभ्यर्थी राइट हैं। चलिए अगला देखिए, निम्न में से कार्बनिक यौगिक का कवचनांक उच्चतम है। बनेंगे साथियों निम्न में से कार्बनिक यौगिक है उसका साथियों कवचनांक किसका सबसे उच्चतम है, सबसे अधिक है? देखिए मेथेन, क्लोरोफॉर्म, एसिटिक अम्ल, एथेनॉल। सभी जल्दी कमेंट कीजिए दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। सभी के कमेंट आ रहे, सी बता रहे वेरी गुड दोस्तों। जो साथियों एसिटिक अम्ल होता है वो दोस्तों कार्बनिक यौगिक का कवचनांक इसमें उच्चतम होता है। जो भी साथी सी बता रहे बहुत ही बढ़िया। सी कमेंट करने वाले सभी अभ्यर्थी राइट है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कृत्रिम रेशे के लिए उपयोग किया जाता है। बनेंगे साथियों कृत्रिम रेशे के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ओरलोल का, पीवीसी का, रेयान का या साथियों एक्रेलिक का। सभी साथी कमेंट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कृत्रिम रेशे के लिए साथियों किसका उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर साथियों कृत्रिम रेशे के लिए रेयान का उपयोग किया जाता है। किसका साथियों? रेयान का। जो भी साथी सी बता रहे बहुत ही बढ़िया। 25वां क्वेश्चन देखिए साथियों, कपास किस प्राकृतिक बहुलक से बनाया जाता है? सभी अभ्यर्थी कमेंट करेंगे कि कपास किस प्राकृतिक बहुलक से बनाया जाता है। तो ये साथी बनाया जाता है सेलुलोज। किससे? सेलुलोज से। जो भी साथी बी बता रहे बहुत ही बढ़िया। जो भी साथी बी कमेंट करे वेरी गुड दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा दोस्तों। चलिए नाइलॉन 66 के निर्माण के साथियों किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? बनेंगे साथियों नाइलॉन 66 के निर्माण में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिड के बारे में बार बार आता है। साइंस है तो एसिड तो आएगा ही साथियों। तो देखिए साथियों जो साथियों एडिपिक एसिड होता है इससे साथियों नाइलॉन 66 का निर्माण किया जाता है। जो भी साथी सी बता रहे बहुत ही बढ़िया।
सी कमेंट करने वाले सभी साथी राइट है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए अगला देखिए साथियों, रसोई के बर्तन के हैंडल बनाने में सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? सभी साथी कमेंट करेंगे साथियों कि रसोई के बर्तन के साथियों हैंडल बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो साथियों जो बेकेलाइट होता है वो सर इसके लिए सबसे उपयुक्त हो जाएगा। सभी साथी डी बता रहे, बहुत ही बढ़िया, डी कमेंट करने वाले सभी अभ्यर्थी राइट है। चलिए 28वां क्वेश्चन देखिए साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, निम्न में से कौन सा प्लास्टिक का सामान्य गुण नहीं है? बनेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्लास्टिक का सामान्य गुण नहीं है? देखिए, ए में विद्युत के सुचालक, बी में अक्रियशील, सी में भार के हल्के और डी में टिकाऊ। तो देखिए साथियों जो भी साथी ये कमेंट करे बहुत ही बढ़िया, प्लास्टिक का साथियों सामान्य गुण नहीं हो जाएगा विद्युत के सुचालक। जो भी साथी ये बता रहे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, साबुन कार्य करता है। बनेंगे अभ्यर्थियों, साबुन कार्य करता है मृत जल में, कठोर जल में, कठोर और मृत दोनों जल में, यहाँ साथियों इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों साबुन कार्य करता है मृत जल में। जो भी साथी ये कमेंट करे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, मृग तृष्णा उदाहरण है। सभी अभ्यर्थी कमेंट करेंगे मृग तृष्णा किसका उदाहरण हो जाएगा साथियों? तो ये साथियों उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। किसका साथियों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का साथियों उदाहरण कौन सा हो जाएगा? मृग तृष्णा। जो भी साथी बी बता रहे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, वक्र केंद्र और वक्र पृष्ठ के ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? जल्दी से कमेंट करेंगे साथियों कि वक्र केंद्र और साथियों वक्र पृष्ठ के ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष, फोकस, केंद्र बिंदु या साथियों वक्र त्रिज्या। तो यहाँ पर साथियों जो भी ये कमेंट करे बहुत ही बढ़िया, इसको साथियों कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं अभ्यर्थियों? मुख्य अक्ष कहते हैं। जो भी साथी ये बता रहे बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही शानदार। साथियों क्लास को पूरा देखना है और कमेंट करना कितने आपके सही होते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म में गुजरने पर सबसे ज्यादा विचलित होता है? बनेंगे साथियों कि निम्न में से कौन सा रंग अगर प्रिज्म में गुजरता है ना तो सबसे ज्यादा विचलित होता है? लाल, पीला, हरा, बैगनी। जल्दी से कमेंट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भी बैगनी बता रहे बिल्कुल राइट है। अगर अभ्यर्थियों बैगनी रंग को प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये सबसे ज्यादा विचलित होगा, यानी साथियों डी बताने वाले सभी अभ्यर्थी राइट है। चलिए 33वां प्रश्न के साथियों, इसमें साथियों आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पर साथियों रिक्त स्थान दिया गया, इसमें क्या आएगा? तो बताएंगे साथियों, इंद्रधनुष पानी की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा सूर्य से रोशनी के वर्ण विवेक्षण से बनता है, परावर्तन से बनता है, ध्रुवण से बनता है या साथियों व्यक्तिकरण से बनता है। जल्दी से कमेंट कीजिए। इंद्रधनुष आप सबने देखा ही होगा। तो साथियों तो अभ्यर्थियों इंद्रधनुष पानी की छोटी छोटी बूंदों के द्वारा सूर्य की रोशनी में साथियों वर्ण विवेक्षण से बनता है। किससे साथियों? वर्ण विक्षेपण से बनता है। जो भी साथी ये बता रहे बिल्कुल राइट है अभ्यर्थियों। चलते अगले प्रश्न की तरफ साथियों, इंद्रधनुष साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। 34वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन कहलाता है। बनेंगे अभ्यर्थियों, प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन क्या कहलाता है? तो इसको साथियों कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं साथियों? वर्ण विक्षेपण। जो भी साथी सी बता रहे वेरी गुड दोस्तों, प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजन क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है। सभी अभ्यर्थी कमेंट करेंगे परावर्तन के नियम कौन से दर्पण पर लागू होते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन आपके सामने, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल डी बता रहे वेरी गुड दोस्तों। साथियों परावर्तन के नियम अवतल दर्पण पर भी लगते हैं और उत्तल पर भी लगते हैं, यानी साथियों दोनों पर लगते हैं। डी बताने वाले सभी अभ्यर्थी राइट हैं। किस किसने डी बताया ईमानदारी से बताना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आंखों में प्रकाश जिस झिल्ली के द्वारा प्रवेश करता है वह है। बनेंगे साथियों, आंखों में प्रकाश जिस झिल्ली के द्वारा प्रवेश करता है वह कौन सी झिल्ली हो जाएगी? रेटिना, कॉर्निया, आईब्राल या साथियों आइरिस। जल्दी से कमेंट कीजिए। आंख के बारे में साथियों एग्जाम में सवाल आता ही आता है और साइंस और आंख के बारे में सवाल आए तो गजब हो जाए ना। तो यहाँ पर साथियों आंख के साथियों कॉर्निया झिल्ली के द्वारा साथियों प्रकाश प्रवेश करता है। तो बी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट है। याद रखना कॉर्निया को, बी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की समस्या का निराकरण के लिए सर्वोपयुक्त लेंस से बताएंगे साथियों। अगर कोई व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसके साथियों समस्या का निराकरण के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? कौन सा लेंस सबसे सही रहेगा? तो देखिए अवतल, समलोतल, उत्तल या साथियों अवतलोतल। जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकटवर्ती दोष यानी साथियों उसको निकट की चीजें तो आराम से दिखाई देती है, दूर की चीजें नहीं दिख रही है। जल्दी से कमेंट कीजिए। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, निकटवर्ती में निकट की नहीं दूर की नहीं दिखती है। जल्दी से कमेंट करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर साथियों जो भी साथी ये बता रहे बहुत ही बढ़िया, इसके लिए साथियों अवतल दर्पण बिल्कुल सही रहेगा। जो भी साथी ये बता रहे बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न के साथियों, सूर्य के कुछ मिनट पूर्व सूर्य का दिखाई देना है। बनेंगे साथियों, सूर्य उदय के कुछ मिनट पूर्व सूर्य का दिखाई देना क्या है? परावर्तन है, अपरावर्तन है, विवर्तन है या साथियों प्रकीर्णन है। सभी अभ्यर्थी कमेंट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों। सारे के सारे साथियों एक ही क्लास में साइंस पूरी कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो भी साथी बी बता रहे वेरी गुड दोस्तों। ये साथियों क्या है? अपवर्तन है। बी बताने वाले सभी अभ्यर्थी राइट है। एक भी क्वेश्चन साथियों आपका पीछे नहीं छूटेगा, ठीक है ना। चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, भारत का प्रथम मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। बताएंगे साथियों भारत का सबसे पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा आ जाएगा? गगन, गगनयान, लूना 3, मार्स 2। जल्दी से कमेंट कीजिए। भारत का प्रथम मानव युक्त मिशन अंतरिक्ष मिशन कौन सा हो जाएगा?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मिशनों के बारे में याद कर लेना। तो यहाँ पर विद्यार्थियों बता रहा हूँ, भारत का प्रथम मानवीय अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? गगनयान। जो भी साथी बी बता रहे वेरी गुड, बी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं। किसका राइट हुआ दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। 40वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों, बताएंगे चंद्रयान 2 चंद्रमा के किस हिस्से पर भेजा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि चंद्रयान 2 को चंद्रमा के किस हिस्से पर भेजा गया था? उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी? जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो चंद्रयान 2 को चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर भेजा गया था। कब, कहां पर साथियों? दक्षिणी हिस्से पर। सी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, www का पूरा नाम है साथियों, www का पूरा नाम क्या हो जाएगा? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब वाइड, वाइड वेब वर्ल्ड, यहाँ साथियों वेब वाइड वर्ल्ड। जल्दी से कमेंट कीजिए www का पूरा नाम। www आप सभी टाइप करते हो, गूगल वगैरह ओपन करते हो, यूट्यूब वगैरह ओपन करते हो वहां पर, तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बिल्कुल ये बता रहे हैं सर, इसका पूरा नाम हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। यानी दोस्तों ए बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट है। जो भी साथी ए कमेंट करें वेरी गुड दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न के साथियों, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण करने वाली संरचनाएं बनेंगे साथियों। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो आनुवंशिक गुण होते हैं उनको स्थानांतरण करने वाली संरचना कौन सी हो जाएगी? गुणसूत्र, डीएनए, जीन्स, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर साथियों आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन चीजों के द्वारा साथियों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक गुणों को पहुंचाया जाता है। तो जो भी साथी डी बता रहे वेरी गुड, डी कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थी राइट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किए? बनेंगे साथियों, मेंडल ने साथियों किस पादप पर प्रयोग किया था? मूंगफली पर, सोयाबीन पर, मटर पर, मक्का पर? साथियों मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। किस पे? मटर पे प्रयोग किया था। जो भी साथी सी बता रहे वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये भी। डीएनए के सार होता है, बताएंगे साथियों डीएनए में सार होता है। देखिए साइटोनिस, थायमिन, एडिनिन, यहाँ साथियों उपरोक्त सभी बनेंगे। डीएनए में एक साथियों कौन सा सार होता है? जल्दी से कमेंट करेंगे, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर साथियों उपरोक्त सभी सार होते हैं साथियों डीएनए में। जो भी साथी डी बता रहे वेरी गुड, बहुत ही शानदार, डी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? बनेंगे विद्यार्थियों डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो यहाँ पर विद्यार्थियों बता दूं डीएनए में डीऑक्साइराइबोज के नाम से साथियों शर्करा पाई जाती है। जो भी साथी ये बता रहे बिल्कुल राइट है, याद कर लेना साथियों डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी साथियों। देखिए मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? बनेंगे साथियों मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46, 23, 22, 22? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। तो बता दो विद्यार्थियों मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। याद रखना साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुणसूत्रों के बारे में। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर जो भी साथी बी बता रहे वेरी गुड। अगला प्रश्न देखिए साथियों, मानव शरीर में कितने अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? बनेंगे दोस्तों मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों 20 प्रकार के साथियों मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। जो भी साथी डी बता रहे वेरी गुड, क्या बात है, सभी के राइट। अगला प्रश्न के साथियों, उपार्जिक लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? बनेंगे साथियों उपार्जिक लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने लिया था? जल्दी से कमेंट करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों ये सिद्धांत आपका दिया था लॉ मार्क ने। किसने साथियों? लॉ मार्क ने। जो भी साथी बी करे वेरी गुड, बी कमेंट करने वाले सभी साथी राइट है। चलिए अगला प्रश्न के साथियों, आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण कहलाता है। जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों कि जो आनुवंशिक लक्षणों का गुण होते हैं या साथियों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं उसके स्थानांतरण कहलाता है। तो उसको साथियों आनुवंशिक कहते हैं। किससे साथियों? आनुवंशिकी कहते हैं। जो भी साथी ये बता रहे बहुत ही बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुणों के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? जल्दी से कमेंट करना दोस्तों, निम्न में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? क्लास को पूरा देख लो साथियों, आपकी ये जो साइंस पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। सीईटी की साइंस एक क्लास में खत्म है। जल्दी से कमेंट करना दोस्तों, निम्न में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? तो साथियों बैक्टीरिया होता है, वो अजैविक घटक नहीं है। क्या साथियों? अजैविक घटक नहीं है बैक्टीरिया। जो भी साथी सी बता रहे वेरी गुड, सी कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा के पिरामिड होते हैं। बनेंगे साथियों ऊर्जा के पिरामिड कैसे होते हैं? सदैव सीधे होते हैं, सदैव उल्टे होते हैं, कभी सीधे कभी उल्टे, या में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट कीजिए ऊर्जा के पिरामिड कैसे होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल ये बता रहे वेरी गुड। साथियों ऊर्जा के पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं। कैसे साथियों? सदैव सीधे होते हैं। ये बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी साथियों। अगला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। बनेंगे साथियों पारिस्थितिकी तंत्र में साथियों ऊर्जा का प्रवाह कहां से होता है या कैसे होता है? एक दिशीय होता है, बहुदिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, उपयोग सभी होता है। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर साथियों ये बताने वाले सभी साथी राइट हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में साथियों ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। कैसा साथियों? एक दिशीय होता है। जो भी साथी ये बता रहे वेरी गुड,
ए बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट है। बहुत ही बढ़िया, आप सभी के बहुत ही तगड़े कमेंट आ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह 10% का नियम दिया है। बनेंगे साथियों, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह 10% का नियम किसने दिया था? आडम ने, एंकल ने, लैंडमेल ने या टेंसले ने? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो साथियों पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह 10% का नियम साथियों लैंडमेल ने दिया था। किसने साथियों? लैंडमेल ने दिया था। जो भी साथी सी बता रहे, वेरी गुड दोस्तों, सी कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थी राइट है। बहुत ही बढ़िया, आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। उत्पादकों में भोजन का निर्माण होता है। बनेंगे दोस्तों, उत्पादनों में भोजन का निर्माण कैसे होता है? प्रकाश परावर्तन के द्वारा, प्रकाश अवशोषण के द्वारा, प्रकाशिक अपघटन के द्वारा या साथियों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो आप सभी ने दोस्तों सुना होगा प्रकाश संश्लेषण, बिल्कुल राइट साथियों। उत्पादनों में साथियों भोजन का निर्माण कहां से होता है? प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा होता है। तो जो भी साथी सी बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, बिल्कुल डी वाले सभी राइट है। सी वाले को ध्यान रखना साथियों, डी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, खाद्य श्रृंखला में अंतिम भोजन समूह है। बनेंगे साथियों, खाद्य श्रृंखला में अंतिम भोजन समूह कौन सा हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करना है। उत्पादक, सूर्य, विघटन जीव या सूर्य? एक बार फिर से जल्दी से कमेंट कीजिए। 55 में क्या हो जाएगा साथियों? 55 में क्या हो जाएगा साथियों? तो ये हो जाएगा साथियों विघटन जीव। क्या हो जाएगा? विघटन जीव। जो भी साथी सी बता रहे बिल्कुल राइट है साथियों। खाद्य श्रृंखला में साथियों अंतिम भोज्य समूह कौन सा है? ये साथियों आपका हो जाएगा विघटन समूह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में खनिजों का प्रवाह होता है। बनेंगे साथियों, पारिस्थितिकी तंत्र में खनिजों का प्रवाह होता है। एक दिशीय, द्विदिशीय, चक्रीय, उपरोक्त सभी। जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाक से कमेंट करना है। तो जो भी साथी सी बता रहे, वेरी गुड दोस्तों। साथियों पारिस्थितिकी तंत्र में खनिजों का प्रवाह कैसे होता है? चक्रीय होता है। कैसे? चक्रीय होता है। जो भी साथी सी बता रहे, वेरी गुड विद्यार्थियों। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जल्दी से कमेंट कीजिए। जीवाश्म ईंधन का जलना किसको प्रभावित करता है? बनेंगे साथियों, जीवाश्म ईंधन का जलना किसको प्रभावित करता है? नाइट्रोजन चक्र को, कार्बन चक्र को, फॉस्फेट चक्र को या साथियों जलीय चक्र को? जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवाश्म ईंधन का जलना किसको प्रभावित करता है? तो यहाँ पर साथियों आपका हो जाएगा कार्बन चक्र को। बी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं। जीवाश्म ईंधन का जलना साथियों कार्बन चक्र को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न आपके सामने, नाइट्रोजन चक्र में कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका रखता है? बनेंगे साथियों, नाइट्रोजन चक्र में कौन सा महत्वपूर्ण भूमिका रखता है? देखिए, राइजोपस, नाइट्रोबैक्टर, म्यूकर या साथियों सभी हरे सवाल। जल्दी से कमेंट करेंगे। 58 में क्या हो जाएगा साथियों? जल्दी से कमेंट करना है। तो यहाँ पर साथियों नाइट्रोबैक्टर हो जाएगा। जो भी साथी बी बता रहे, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना। नाइट्रोबैक्टर बिल्कुल राइट है। बी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से कमेंट कीजिए। निम्न में से कौन सा वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है? बनेंगे साथियों, निम्न में से कौन सा साथियों वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में मिलता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या साथियों नाइट्रोजन? जल्दी से बताइए साथियों, वातावरण में सबसे अधिक गैस कौन सी हो जाएगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये साथियों हो जाएगी आपकी नाइट्रोजन। वातावरण में साथियों सबसे अधिक कौन सी है? नाइट्रोजन बहुत ही ज्यादा उपलब्ध है। डी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पर्यावरण के जैविक घटक हैं। बनेंगे साथियों, पर्यावरण के जैविक घटक कौन से? पौधे, पहाड़, मैदान, नदियां? जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों। पर्यावरण के जैविक घटक कौन से हो जाएंगे दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा साथियों पौधे। पर्यावरण के जैविक घटक कौन से? पौधे साथियों पर्यावरण के जैविक घटक होते हैं, याद रखना। जो भी साथी ये बता रहे, बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने, जीवमंडल में ऊर्जा का स्रोत है। बनेंगे साथियों, जीवमंडल में ऊर्जा का स्रोत है वायु, पादप, सूर्य का प्रकाश या चंद्रमा का प्रकाश? जल्दी से कमेंट कीजिए। 61 में क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर साथियों जीवमंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा साथियों? सूर्य का प्रकाश है। जो भी सारे सी बता रहे, वेरी गुड, सही कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थी राइट हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस जीवाणु द्वारा दूध दही में बदलता है? बनेंगे दोस्तों, कौन से जीवाणु के द्वारा दूध दही में बदलता है? तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों लैक्टोबैसिलस। साथियों लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा दूध दही में बदलता है। तो जो भी साथी सी बता रहे, वेरी गुड, सी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट है। ध्यान रखना साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, किससे आणविक कैंची कहा जाता है? बनेंगे साथियों, किससे आणविक कैंची कहा जाता है? राइजोबियम को, राइसोसोम को, लाइपेज को या डी देखिए रेस्टिक्रेशन एड्यून्यूक्लियेजेस? तो जो भी साथी डी कमेंट करे, वेरी गुड, डी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने चुका, जल्दी से कमेंट कीजिए। पादप में जीन स्थानांतरण करने में सामान्य प्रयोग किया जाता है। बनेंगे साथियों, पादप में जीन स्थानांतरण हेतु साथियों सामान्य प्रयोग किया जाता है। जल्दी से कमेंट करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके सामने। जल्दी से आपकी तैयारी कैसी अभी जांची जाएगी। तो जो भी साथी बी बता रहे, बहुत ही बढ़िया साथियों, एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा साथियों पादप में जीन स्थानांतरण हेतु सामान्य प्रयोग किया जाता है। तो जो भी साथी बी बता रहे हैं, वेरी गुड अभ्यर्थियों। चलते हैं अगले प्रश्न तरफ। अभ्यर्थी तो मैं चाहता हूँ कि कम समय में आपका ज्यादा फायदा हो सके, इसलिए ज्यादा जल्दी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सी चावल की किस्म एक प्रसिद्ध जैविक पेंटेट है? जल्दी से कमेंट करना दोस्तों कि निम्न में से कौन सी चावल की किस्म एक जैविक पेंटेट है? जल्दी से कमेंट कीजिए। पोन्नी, राजा भोगम, बासमती, संकरण? जल्दी से कमेंट कीजिए, कौन सा विकल्प राइट है? तो साथियों बासमती चावल बहुत ही फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध है। जो भी साथी सी बता रहे, बिल्कुल राइट है। सी कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थी राइट है।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप साथियों ये क्लास अंतिम पड़ा में आ चुके हैं, तो अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार है, बताएंगे साथियों डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करेंगे साथियों। तो साथियों डीएनए फिंगरप्रिंट का आधार क्या हो जाएगा साथियों, डीएनए बहुरूपता। क्या साथियों, डीएनए बहुरूपता। जो भी साथी डी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार साथियों। एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से दिखाई नहीं देगा, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से दिखाई नहीं देगा। अगर यहाँ से आप पढ़ के जाओगे तो पेपर आपको बहुत ही सरल लगेगा। अगला प्रश्न आपके सामने, गोल्डन राइस में कौन सा तत्व अधिक होता है, बताएंगे साथियों। साथियों गोल्डन राइस में कौन सा तत्व सबसे अधिक होता है, अधिक होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। गोल्डन राइस के बारे में पूछा है साथियों। तो साथियों गोल्डन राइस में विटामिन ए सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। विटामिन ए साथियों क्या है, सबसे अधिक होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है, ठीक है। तो जो भी साथी सी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया, सी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों। पीजी कल्चर में किसका पालन व उत्पादन किया जाता है, ऊन देने वाले जानवरों का, कीटों का, पक्षियों का या मछलियों का, जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, कौन सा विकल्प राइट है। तो यहाँ से तो पीची कल्चर में मछलियों का पालन किया जाता है, किसका साथियों, मछलियों का पालन किया जाता है। तो जो भी साथी डी बता रहे हैं बहुत ही बढ़िया, डी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट है, मछली पालन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है साथियों, वर्मी कंपोस्ट खाद किससे प्राप्त होती है, बढ़ेंगे साथियों। वर्मी कंपोस्ट खाद किससे प्राप्त होती है साथियों, तो ये खाद केचुए से प्राप्त होती है, किससे साथियों, केचुए से प्राप्त होती है। और ये साथियों फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। जो भी साथी सी बता रहे बहुत ही बढ़िया, सी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट है। वर्मी कंपोस्ट खाद किससे प्राप्त होती है साथियों, केचुए से होती है। चलिए चलते हैं आज की क्लास के आखिरी सवाल की तरफ। रानीखेत रोग किससे संबंधित है, बनेंगे साथियों। रानीखेत रोग है वो किससे संबंधित हो जाएगा, मछलियों से, मधुमक्खियों से, सूअर से, मुर्गियों से, जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। तो साथियों जो रानीखेत रोग है वो साथियों मुर्गियों से संबंधित है, किससे साथियों, मुर्गियों में होता है। जो भी साथी डी बता रहे वेरी गुड, डी कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थी राइट है। अब आपको कमेंट करना है 70 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। और अभी तक आपने अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है आरपी स्टडी फेवर के नाम से। जो भी क्लास की पीडीएफ वगैरह रहती है, इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह रहते हैं, इसी साथियों चैनल पर आपको मिलेंगे। तो आज ही साथियों ज्वाइन कीजिए हमारा आरपी स्टडी फेवर टेलीग्राम पे। अगर ये क्लास आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।